आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री है। आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। यह दुनिया की सबसे उलझी हुई और सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री में से एक है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। कमाल की बात तो यह है कि सालों बीत गए, दर्जनों पुलिस और सीबीआई की 2 टीम भी जांच करके चली गई। सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल वही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई, उतनी ही नई कहानी निकलकर सामने आती गई और केस उलझता गया। सालों बाद भले ही सवाल वही हों, मगर इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान कई ऐसे पहलुओं से सामना होता है जो कहीं ना कहीं इस सवाल के आधे अधूरे ही सही मगर जवाब देते हैं। आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में। यहां हम आपको आरुषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने के साथ साथ आरुषि और हेमराज की हत्या के उन संभावित कारणों के बारे में भी बताएंगे जो या तो घड़ी गई या फिर अलग अलग जांच से निकलकर सामने आए। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान संख्या L32 में घटित हुई थी। यह घर डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार का था। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ फोर्टिस अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार राजेश और नूपुर तलवार की इकलौती संतान थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल थी। इसके अलावा परिवार का एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठ गई और स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया, जबकि नूपुर आरुषि को तैयार होने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाह रही थी क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। यही वजह थी कि वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे में शामिल हो सकें। आरुषि के स्कूल जाने के बाद आरुषि के माता पिता यानी राजेश तलवार और नूपुर तलवार भी अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर सभी शाम में ही घर में एक साथ जमा हुए। रात के लगभग 10 बजे राजेश, नूपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राजेश और नूपुर तलवार अपनी बेटी के कमरे में गए और थोड़ी देर 16 मई को आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में चर्चा की। साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। वैसे तो राजेश तलवार यह कैमरा अपनी बेटी को 24 मई यानी आरुषि की असल बर्थडे के दिन देना चाहते थे, मगर नूपुर ने राजेश को उसी रात बेटी को यह कैमरा सरप्राइज के तौर पर देने के लिए कहा। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। उसने अपने इस डिजिटल कैमरे से आखिरी फोटो 10/10 पर खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपनी तस्वीरें लेने के साथ साथ अपने माता पिता की भी कई तस्वीरें खींची थीं। बेटी को कैमरा गिफ्ट करने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए। बेल बजाई। राजेश तलवार के यहां नौकरी ज्वाइन किए हुए भारतीय को बस 6 दिन हुए थे। अब तक जब भी वो काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजाते ही हेमराज दरवाजा खोलने आ जाता था, मगर आज भारती ने बेल बजाई तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारतीय ने दोबारा बेल बजाई, तब भी कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारतीय ने तीसरी बेल बजाई तो नूपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहां है। इस पर भारतीय ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तब नूपुर ने कहा कि हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नूपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना।
इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल लेती हूँ। इसके बाद नूपुर तलवार घर के अंदर कहीं और फिर चाबी लेकर बालकनी में आई, जहां से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नूपुर ने भारती से यह भी कहा कि शायद दरवाजा लॉक नहीं है, बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई है, फिर से चेक करो। वापस आकर भारती ने देखा तो सच में दरवाजा लॉक नहीं था, बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नूपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। कठिन तौर पर कुछ हायरिंग होने के बाद फोन कट गया और अगले ही पल हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आ गया। फिर दोबारा कभी फोन ऑन भी नहीं हुआ और ना ही कभी वो फोन मिला। जब तक नूपुर तलवार ने भारतीय को घर की चाबी दी और हेमराज को फोन किया, तब तक घर के मुखिया राजेश तलवार भी सोकर उठ गए। राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर जैसे ही बाहर हॉल में आए तो उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी एक स्कॉच व्हिस्की की बोतल पर पड़ी, जो पूरी तरह से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के भी निशान थे। बोतल देखकर राजेश तलवार चौंक गए और उन्होंने अपनी पत्नी नूपुर तलवार से पूछा कि आखिर यहां यह बोतल किसने रखी है। इस पर नूपुर भी थोड़ा चौंक गई और उन्होंने राजेश तलवार को कहा कि जरा एक बार तुम आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर की ओर से उसे केवल बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते समय नूपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, मगर उस समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेतहाशा चीखने लगे। आरुषि के बिस्तर पर चारों ओर खूनी खून था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई वहीं पर पड़ी हुई थी। राजेश की चीख सुनकर नूपुर तलवार भागते हुए कमरे के अंदर गईं। वहां का नजारा देखकर नूपुर गहरे सदमे में चली गईं और उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करें, और उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब तक नौकरानी भारतीय भी दरवाजा खोल चुकी थी और घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही भारतीय घर के अंदर आई, उसे नूपुर और राजेश के रोने की आवाज आई। उन दोनों को रोता देखकर भारतीय भी उसी कमरे की तरफ गई। भारतीय के अंदर दाखिल होते ही नूपुर तलवार उससे लिपट कर रोने लगी और फिर नूपुर ने ही आरुषि के बिस्तर पर रखे एक कंबल को हटाकर भारतीय को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा, "ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने यह क्या कर दिया।" फिर राजेश और नूपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत किया और कहा, "आप दोनों घबराएं नहीं, मैं सबसे पहले पुलिस को फोन करती हूं।" फिर भारती ने पुलिस को फोन किया। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, मौके पर पुलिस आई और फिर सीन का मुआयना किया। पुलिस ने आरुषि के शरीर के पास खून की भारी मात्रा को देखकर इसे एक हत्या माना और हत्या की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब पूरे घर की जांच की तो पाया कि आरुषि का गला कटा हुआ था और उसके बाद उसके शव को बिस्तर पर रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने हेमराज को संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाश शुरू की। पुलिस को ऐसा लगा कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की है और फिर हेमराज फरार हो गया। पुलिस ने सबसे पहले हेमराज के कमरे की जांच की। हेमराज का कमरा बहुत ही गंदा था और कमरे में खून के निशान मिले थे। इसके अलावा पुलिस को हेमराज का मोबाइल भी नहीं मिला और उसकी तलाश की गई तो उसकी लाश भी मिल गई। लेकिन हेमराज की लाश कहां से मिली, ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। हेमराज की लाश घर की छत पर मिली थी और वह भी संदिग्ध हालत में लटकी हुई थी। अब पुलिस के सामने दो बड़े सवाल थे। पहला ये कि अगर हेमराज ने आरुषि को मारा था तो उसने खुद को क्यों मारा, और दूसरा सवाल ये था कि क्या वह वास्तव में दोषी था या फिर उसकी हत्या की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि हेमराज के पास कोई ठोस कारण नहीं था जिससे वह आरुषि की हत्या करता। हेमराज आरुषि के साथ अच्छा रिश्ता रखता था और उसने परिवार में कभी कोई परेशानी नहीं की थी। फिर यह सवाल उठता है कि क्या हेमराज एक अन्य व्यक्ति द्वारा फंसाया गया था और उसके बाद उसे खुद को मारने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद पुलिस ने और भी सख्त जांच की
और पाया कि हेमराज की लाश के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जो यह साबित करता हो कि उसने खुद को मारा। इसके बजाय कुछ सबूत मिले जो यह दर्शाते हैं कि हेमराज को किसी और ने मार दिया और फिर उसे छत पर लटका दिया। अब पुलिस के सामने यह दूसरा बड़ा सवाल था कि अगर हेमराज की हत्या हुई थी तो असल में हत्यारा कौन था। सीबीआई ने मामले को उठाया और जांच को और भी गहरा किया। सीबीआई ने कई महीनों तक जांच की, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हत्यारे का पता लगाने के लिए सीबीआई ने कुछ और भी पहलुओं पर ध्यान दिया, जिसमें परिवार के रिश्ते, नौकरों की भूमिका और घर के आसपास के अन्य संदिग्धों को शामिल किया गया। हालांकि सीबीआई की जांच भी अंततः निष्कर्ष तक नहीं पहुंची और यह मामला रहस्यमयी बना रहा। जांच के बाद भी यह सवाल उठता रहा कि आखिर किसने आरुषि और हेमराज को मारा। क्या यह किसी पारिवारिक रंजिश का परिणाम था या फिर यह एक जघन्य अपराध था जो जानबूझकर अंजाम दिया गया था। अब तक यह हत्या एक अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह गई है और इस मामले ने देश विदेश में बहुत ध्यान आकर्षित किया। अंत में अदालत ने भी इस मामले में अपनी जांच पूरी की और दोषी का नाम नहीं बता पाई। लेकिन यह केस हमें यह सिखाता है कि एक अपराध की तह तक पहुंचने के लिए सिर्फ पुलिस जांच ही नहीं, बल्कि किसी भी परिवार के अंदर के रिश्ते और उन रिश्तों में पैदा हुए तनावों को भी समझना जरूरी होता है। इस केस में सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस ने बहुत ही जल्द दोषी के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन असल में इस केस में कई मोड़ थे जो किसी भी साधारण जांच से समझ में नहीं आ सकते थे। आरुषि और हेमराज की हत्या का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है और हर व्यक्ति अपने तरीके से इस मामले की व्याख्या करता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक परिवार के अंदर के टकराव का परिणाम था, जबकि कुछ लोग इसे एक संयोग मानते हैं। इसके बावजूद आरुषि और हेमराज की हत्या के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। यह मर्डर मिस्ट्री इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इसने न केवल पुलिस को बल्कि सीबीआई को भी चुनौती दी, और यह सब साबित करता है कि कुछ मामले इतने जटिल होते हैं कि उन्हें सुलझाना असंभव सा हो जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।